नमस्कार स्टूडेंट्स। गर्भावस्था से संबंधित मैंने बहुत से वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं। गर्भावस्था एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है जिसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु के जन्म के उपरांत भी उसके पूरे जीवन पर, उसके स्वास्थ्य पर, उसके वृद्धि और विकास पर पड़ता है। यह एक निर्माणात्मक और निर्णायक अवस्था है जो उसके भविष्य के जीवन को तय करती है। गर्भावस्था में पौष्टिक तत्वों की मांग के अंतर्गत आज मैं गर्भावस्था में विटामिन बी और सी की आवश्यकता या मांग, उसके कार्य और उससे संबंधित अन्य टॉपिक्स को आपके साथ साझा करूंगी। गर्भावस्था में विटामिन बी और सी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अन्य विटामिन्स। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं क्योंकि यह एक कई सारे विटामिन्स का संग्रह है। विटामिन बी समूह विभिन्न चयापचय या मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक 8 जल में घुलनशील विटामिन्स का संग्रह या समूह है। विटामिन बी प्राकृतिक रूप से भोजन में भिन्न भिन्न मात्रा में उपस्थित होता है। यह कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज के रूपांतरण के दौरान शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और लाल रक्त कणिकाओं, जिनको हम आरबीसी कहते हैं, के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ यह शरीर को तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य और रखरखाव के लिए भी आवश्यक है। विटामिन बी समूह का हमारे शरीर में संग्रहण नहीं हो सकता, इसलिए इसे भोजन से प्रतिदिन प्राप्त करना आवश्यक है। विटामिन बी समूह के अंतर्गत 8 विटामिन आते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। विटामिन बी1 जिसको हम थायमीन कहते हैं, बी2 राइबोफ्लेविन, बी3 नियासिन, बी5 पैंटोथेनिक एसिड, बी6 पायरिडॉक्सिन, बी7 बायोटिन, बी9 फोलिक एसिड और बी12 सायानोकोबालामिन। आज के वीडियो में मैं आपको गर्भावस्था में थायमीन, राइबोफ्लेविन और नियासिन के महत्व के बारे में सबसे पहले बताऊंगी। यह तीनों विटामिन्स बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप की श्रेणी में आते हैं। गर्भावस्था में थायमीन, राइबोफ्लेविन और नियासिन की आवश्यकता, इसकी कमी का प्रभाव तथा इसके प्राप्ति के स्रोतों के बारे में अब मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको थायमीन के बारे में बताऊंगी। थायमीन शारीरिक वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विटामिन भूख बढ़ाता है और जब भूख बढ़ेगी तो निश्चित ही गर्भवती स्त्री पर्याप्त मात्रा में आहार ग्रहण करेगी और उसको सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे जो उसके स्वास्थ्य और गर्भस्थ शिशु की वृद्धि और विकास के लिए सहायक होंगे। इसके अतिरिक्त कार्बोज के चयापचय या मेटाबॉलिज्म में भी थायमीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। थायमीन फॉस्फेट के साथ यौगिक रूप में पाया जाता है जिसे थायमीन पायरोफॉस्फेट कहते हैं। थायमीन पायरोफॉस्फेट एक कोएंजाइम है जो कार्बोज के चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त डीएनए और आरएनए के निर्माण में भी थायमीन आवश्यक है।
क्योंकि डीएनए और आरएनए के निर्माण में राइबोज शर्करा की आवश्यकता होती है। इस राइबोज शर्करा का निर्माण भी थाइमीन में पायरोफॉस्फेट की उपस्थिति में होता है। इसके अतिरिक्त नाड़ियों को सामान्य स्थिति में बनाए रखने के लिए भी थाइमीन आवश्यक है। थाइमीन पायरोफॉस्फेट कार्बोज के चयापचय के लिए तो आवश्यक है। इसके अतिरिक्त नाड़ी ऊतक एवं पेशियों को भी इसकी कमी प्रभावित करती है। नाड़ी पेशियों एवं ऊतकों तक अगर कार्बोज ग्लूकोज के रूप में नहीं पहुंच पाता तो इसमें विकृति उत्पन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त श्वेत रक्त कणिकाओं की रोगाणु भक्षण क्षमता में भी वृद्धि करने में थाइमीन सहायक होता है। यही नहीं, पाचन क्रिया के लिए भी थाइमीन आवश्यक है। इसकी कमी से गर्भवती को भूख नहीं लगती, आंतों में विकार हो जाते हैं और कई बार आंतों में घाव भी हो जाते हैं। गर्भिणी की भोजन के प्रति अनिच्छा या अपचन, अतिसार, कब्ज आदि पर नियंत्रण पाने के लिए भी थाइमीन आवश्यक है। इसके अभाव से गर्भिणी को दस्त, अतिसार, वमन, पेट दर्द आदि की शिकायत हो सकती है। अब हम बात करेंगे राइबोफ्लेविन की। राइबोफ्लेविन भी गर्भिणी के आहार में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि थाइमीन। राइबोफ्लेविन गर्भस्थ शिशु की शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक होता है। यह शरीर की कोशिकाओं का भरण पोषण करता है। इसके अतिरिक्त राइबोफ्लेविन कोशिकाओं के श्वसन क्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थाइमीन की तरह ही राइबोफ्लेविन भी कोशों के श्वसन में मुख्य भूमिका अदा करता है। आहार से प्राप्त राइबोफ्लेविन शरीर में जाकर जटिल यौगिक में बदल जाते हैं। इसके अतिरिक्त राइबोफ्लेविन त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है और कई हार्मोन्स को नियमित और नियंत्रित करने में भी सहायता देता है। आँखों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए और दृष्टि नाड़ी के स्वास्थ्य के लिए भी राइबोफ्लेविन अति आवश्यक विटामिन है। अगर गर्भिणी इसे पर्याप्त मात्रा में ग्रहण नहीं करती तो इसका प्रभाव उस पे और गर्भस्थ शिशु दोनों पर पड़ सकता है। उसकी त्वचा, होठ, आँखें भी प्रभावित हो सकती हैं। उसे भूख नहीं लगती, उसकी पाचन शक्ति क्षीण हो जाती है और कई बार उसको अन्य कई समस्याएं भी हो सकती हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का समूह के अंतर्गत आने वाला विटामिन है विटामिन B3 या नियासिन, जिसे निकोटिनिक अम्ल भी कहते हैं। निकोटिनिक अम्ल या नियासिन कार्बोज, वसा और प्रोटीन के चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कोएंजाइम के रूप में घटक के रूप में कार्य करता है जो इन क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने के लिए भी नियासिन अति आवश्यक होता है। गर्भस्थ शिशु की शारीरिक वृद्धि में भी नियासिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह गर्भस्थ शिशु और माता की आँखों के स्वास्थ्य के लिए और त्वचा के लिए भी
अति आवश्यक विटामिन है। नियासिन की कमी से गर्भस्थ शिशु और गर्भिणी पर कई प्रभाव पड़ सकते हैं। कई बार गर्भिणी गर्भावस्था में अत्यधिक तनावग्रस्त हो जाती है। इसका एक कारण नियासिन की कमी भी है। नियासिन की कमी से कई बार गर्भिणी को त्वचा के रोग भी हो जाते हैं या उसकी पाचन क्रिया में भी गड़बड़ी आ जाती है। इसलिए नियासिन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना राइबोफ्लेविन और थायमिन। अतः गर्भावस्था में विटामिन बी समूह के थायमिन, राइबोफ्लेविन और नियासिन भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह गर्भवती माता के स्वास्थ्य तथा गर्भस्थ शिशु के समुचित विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। थायमीन, राइबोफ्लेविन और नियासिन भ्रूण की संपूर्ण वृद्धि और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक हैं। विटामिन बी समूह के इन तीनों विटामिन्स थायमीन, राइबोफ्लेविन और नियासिन की आवश्यकता ऊर्जा की आवश्यकता के बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाती है। इनकी प्रचुरता से गर्भवती स्त्री में जी मिचलाना, उल्टी होना और कब्ज आदि की शिकायत नहीं रहती। इसके अतिरिक्त यह उन कोएंजाइम्स या सह एंजाइम्स का हिस्सा होते हैं जो कार्बोज और वसा के अणुओं में विद्यमान ऊर्जा को मुक्त करने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। थायमीन, राइबोफ्लेविन और नियासिन की कमी से गर्भिणी को अत्यधिक थकान और कमजोरी का एहसास होता है। शिशु के मस्तिष्क के विकास के लिए भी यह अति आवश्यक है। विटामिन बी1 के सेवन से गर्भावस्था में भोजन पचाने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने तथा धात्रीवस्था में पर्याप्त दुग्ध स्रावन के लिए यह तीनों विटामिन्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। थायमीन, राइबोफ्लेविन और नियासिन की दैनिक प्रस्तावित मात्रा, जैसा कि मैंने आपको इससे थोड़ा पहले बताया कि थायमीन, राइबोफ्लेविन और नियासिन की आवश्यकता ऊर्जा की मांग या आवश्यकता के अनुसार बढ़ती घटती है। यह अन्य किसी विटामिन्स के साथ नहीं होता, यह सिर्फ थायमीन, राइबोफ्लेविन और नियासिन के साथ है। इसलिए आप देखेंगे कि सामान्य महिला जो हल्का कार्य करती है उसको 1 मिलीग्राम प्रतिदिन थायमीन की आवश्यकता होती है, जबकि सामान्य महिला जो मध्यम कार्य करती है उसको 1.1 मिलीग्राम प्रतिदिन थायमीन की आवश्यकता होती है और भारी या हैवी कार्य करने वाली महिला को 1.4 मिलीग्राम प्रतिदिन थायमीन की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था में इसके अतिरिक्त 0.2 मिलीग्राम थायमीन प्रतिदिन लेना आवश्यक है। यानी अगर सामान्य महिला जो हल्का कार्य करती है वो 1 मिलीग्राम प्रतिदिन थायमीन लेती है, तो गर्भावस्था में उसको 1.2 मिलीग्राम प्रतिदिन थायमीन की आवश्यकता होगी। इसी तरह से मध्यम कार्य करने वाली गर्भवती को प्रतिदिन 1.3 मिलीग्राम थायमीन की आवश्यकता होगी और भारी कार्य या अत्यधिक शारीरिक श्रम करने वाली महिला को 1.6 मिलीग्राम प्रतिदिन थायमीन की आवश्यकता होगी। इसी तरह आप देखेंगे कि राइबोफ्लेविन की आवश्यकता भी ऊर्जा की आवश्यकता पर निर्भर करती है और यह तीनों तरह के शारीरिक कार्य करने वाली
महिलाएं जो सामान्य स्थिति में हैं यानी कि गर्भवती नहीं हैं, उनके लिए इसकी मात्रा भिन्न भिन्न है। गर्भावस्था में इसके अतिरिक्त उसे 0.3 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन लेना आवश्यक है। यानी उसकी जो सामान्य अवस्था में राइबोफ्लेविन की मांग है, उसके अतिरिक्त उसे 0.3 मिलीग्राम प्रतिदिन राइबोफ्लेविन लेना आवश्यक है। नियासिन की मांग भी ऊर्जा की मांग पर निर्भर करती है और गर्भिणी को इस मांग के अतिरिक्त +2 मिलीग्राम प्रतिदिन नियासिन लेना आवश्यक है। तो गर्भावस्था में गर्भिणी की थायमीन, राइबोफ्लेविन और नियासिन की मांग में परिवर्तन और वृद्धि आ जाती है। और क्यों आती है, इसके बारे में मैंने आपको इससे पूर्व में विस्तृत रूप से बताया है। थायमीन, राइबोफ्लेविन और नियासिन प्राप्ति के भोज्य स्रोत: शुष्क खमीर, साबुत अनाज, हाथ से कुटा हुआ चावल, गेहूं की मिंगी जिसे हम व्हीट जर्म कहते हैं, चावल की भूसी, साबुत दालें आदि थायमीन प्राप्ति के सर्वोत्तम स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त तेल युक्त बीज, हरी सब्जियां, हरा मटर, हरा चना, यकृत आदि में भी थायमीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आटा, बेसन, दूध, जड़ वाली सब्जियों में भी यह विद्यमान रहता है। राइबोफ्लेविन के भोज्य स्रोतों के बारे में बात करें तो राइबोफ्लेविन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन सूखा खमीर या ड्राई यीस्ट है। इसके अतिरिक्त यह यकृत, अंडे का पाउडर, दूध के पाउडर, ताज़ा अंडा, मांस, मछली, संपूर्ण अनाज, ताज़ा दूध, दालें और हरी पत्तेदार सब्जियों में भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नियासिन के भी कई भोज्य स्रोत हैं, जिनमें सबसे मुख्य स्रोत है सूखा खमीर, यकृत, मूंगफली, चावल की भूसी आदि। शुष्क खमीर में यह विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त साबुत अनाज, छिलके युक्त दालें, मछली, मांस, पिसे हुए अनाज, चावल और जड़ और कंद वाली सब्जियों और फलों में भी यह अल्प मात्रा में मौजूद रहता है। जहाँ तक संभव हो गर्भिणी को इन तीनों विटामिन्स की प्राप्ति भोजन से करनी चाहिए, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से या नेचुरल रूप से भोज्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। अगर वह विटामिन सप्लीमेंट्स या इन विटामिन्स की गोली, बी कॉम्प्लेक्स की गोली लेना चाहती है तो उसको डॉक्टर के निर्देशानुसार या सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए। अब मैं आपको फोलिक अम्ल, जिसे कई बार फोलेसिन भी कहते हैं, के बारे में बताऊंगी। फोलिक अम्ल के अभाव से मेगालोब्लास्टिक रक्त अल्पता या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। इस विटामिन की न्यूनता से अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण पर असर पड़ता है। लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण कम होने लगता है, फलस्वरूप रक्त में आरबीसी या लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है और इसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। यह रक्त अल्पता विशेष रूप से गर्भवती माताओं में पाई जाती है। आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण यह रोग गर्भावस्था या गर्भवती महिलाओं में सामान्य रूप से पाया जाता है, जिसके कारण उन्हें कई जटिलताओं
और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फोलिक अम्ल की कमी से जब गर्भिणी में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की स्थिति उत्पन्न होती है तो रक्त में हीमोग्लोबिन का प्रतिशत बहुत कम हो जाता है। सामान्यतः 6 से 9 ग्राम प्रति 100 ml रक्त में हो जाता है, जबकि सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 13 ग्राम प्रति 100 ml रक्त होती है। साथ ही लाल रक्त कणिकाओं की संख्या भी बहुत अधिक घट जाती है। फोलिक अम्ल की हीनता के कारण पोषक पदार्थों के शोषण की गति भी कम हो जाती है। अतः गर्भावस्था में कई पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं हो पाता। अमीनो अम्ल के उपापचय में असंतुलन आ जाता है और पाचन क्रिया में भी गड़बड़ी आ जाती है। मेगालोब्लास्टिक रक्त अल्पता के कारण गर्भिणी को अत्यधिक कमजोरी आ जाती है और वह बार बार संक्रमण का शिकार भी हो जाती है। शिशु के सामान्य विकास के लिए भी फोलिक अम्ल अति आवश्यक है। गर्भावस्था में फोलिक अम्ल की कमी से गर्भस्थ शिशु में कई जन्मजात विकार या बर्थ डिफेक्ट्स उत्पन्न हो जाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है न्यूरल ट्यूब दोष, जो मस्तिष्क का एक प्रकार का जन्मजात विकार है। अतः फोलिक अम्ल न्यूरल ट्यूब दोष, जिसे हम मेरुदंड संबंधी दोष भी कहते हैं, को रोकने में मदद करता है। फोलिक अम्ल से संश्लेषित एंजाइम कोशिका गुणन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोशिका गुणन गर्भस्थ शिशु और गर्भिणी के विभिन्न कोशिकाओं की वृद्धि का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अतिरिक्त फोलिक अम्ल गर्भनाल की कोशिका विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फोलिक अम्ल गर्भपात के खतरे को भी कम कर देता है। इसके सेवन से गर्भिणी को जी मिचलाना, उल्टी आना जैसी समस्याओं पर भी रोक लग जाती है। अतः शिशु में होने वाले कई जन्मजात दोष जैसे स्पाइना बिफिडा या न्यूरल ट्यूब दोष से सुरक्षित रखने के लिए फोलिक अम्ल अति आवश्यक है। फोलिक अम्ल की दैनिक प्रस्तावित मात्रा। आईसीएमआर द्वारा फोलिक अम्ल की दैनिक प्रस्तावित मात्रा सामान्य महिला के लिए 200 माइक्रोग्राम प्रतिदिन है। आप देखेंगे कि फोलिक अम्ल हालांकि बी कॉम्प्लेक्स समूह का विटामिन है, परंतु ऊर्जा की आवश्यकता का इस विटामिन की मात्रा पर प्रभाव नहीं पड़ता। गर्भिणी के लिए आईसीएमआर ने 500 माइक्रोग्राम प्रतिदिन फोलिक अम्ल की मात्रा प्रस्तावित की है। फोलिक अम्ल की प्राप्ति के स्रोत: सूखा खमीर, यकृत, अंडा, पालक, गेहूं की मिंगी, सेम, लोबिया इत्यादि में फोलिक अम्ल सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, छिलके सहित दालें आदि भोज्य पदार्थों में भी यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जड़ एवं कंद वाली सब्जियां, दूध, हल्के रंग की सब्जियां, फल, सोयाबीन आदि में भी यह थोड़ी बहुत मात्रा में उपलब्ध रहता है। अब मैं आपको गर्भावस्था में विटामिन सी की आवश्यकता के बारे में बताऊंगी।
विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड है। यह विटामिन गर्भावस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्भावस्था में विटामिन सी के कार्यों और इसकी कमी के प्रभाव के बारे में बात करें तो सबसे पहले यह कोलेजन एवं अंतःकोशिकीय सीमेंट जैसे पदार्थों के निर्माण में कार्य करता है। कोलेजन के निर्माण एवं कोशों के मध्य में बांधने वाला सीमेंट जैसा पदार्थ के निर्माण विटामिन सी के द्वारा ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त लौह तत्व के अवशोषण में भी विटामिन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्भावस्था में गर्भिणी को लौह लवण की कमी से रक्त अल्पता होने की संभावना बहुत अधिक रहती है, परंतु विटामिन सी भोजन में उपस्थित लौह तत्व के अवशोषण को सरल, शीघ्र एवं सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह लौह तत्व के फेरिक को फेरस रूप में बदल देता है। आंतों में फेरस लौह तत्व का अवशोषण शीघ्रता से होता है। इसके अतिरिक्त विटामिन सी अस्थियों की स्वस्थ वृद्धि, विकास एवं निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अतः गर्भस्थ शिशु और गर्भिणी दोनों की अस्थियों के स्वास्थ्य के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त विटामिन सी शरीर के कई चयापचयी क्रियाओं को संपन्न कराने में भी एक कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में रक्त वाहिनियों के स्वास्थ्य के लिए तथा दांतों के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। कई बार गर्भावस्था में गर्भिणी की दांत गिरने लगते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं, अतः उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विटामिन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह कोलेजन तथा सीमेंट जो दांतों के भीतरी भाग को बनाता है उसे ठीक रखता है और उनके स्वास्थ्य को बनाए रखता है। विटामिन सी की कमी से भ्रूण के मस्तिष्क के विकास में भी बाधा उत्पन्न होती है। गर्भस्थ शिशु के संयोजी ऊतकों की विकास में भी कई बार कई त्रुटियां या जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त भ्रूण में लाल रक्त कोशिकाओं के लिए भी यह आवश्यक है। गर्भावस्था में विटामिन सी महिला की रोग प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करने और कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में भी सहायता प्रदान करता है। विटामिन सी की दैनिक प्रस्तावित मात्रा। आईसीएमआर ने सामान्य महिला को प्रतिदिन 40 मिलीग्राम विटामिन सी या एस्कॉर्बिक अम्ल की मात्रा प्रस्तावित की है। गर्भावस्था में यह मात्रा बढ़ के 60 मिलीग्राम प्रतिदिन हो जाती है। अब गर्भिणी को किन भोज्य स्रोतों से विटामिन सी प्राप्त करना चाहिए? आंवला एवं अमरूद विटामिन सी के सर्वोत्तम स्रोत हैं। इनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त नींबू, पालक और संतरा वर्ग के सभी फल, संतरा, कीनू, मौसमी, माल्टा, ग्रेपफ्रूट आदि भी इसके अच्छे स्रोत हैं। कीवी फ्रूट, अंगूर में भी यह पर्याप्त मात्रा में
पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में आम, टमाटर, चौलाई, बंद गोभी, धनिया, सहजन की पत्ती, पालक, मूली के पत्ते आदि भोज्य पदार्थों में भी इसकी प्रचुरता होती है। दालों और अनाजों को अंकुरण करने से उनमें विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है और वह विटामिन सी के अच्छे स्रोतों में आ जाते हैं, जबकि सूखे अनाज में विटामिन सी नहीं होता। सेब, केला आदि में भी यह अल्प मात्रा में विद्यमान रहता है। जहाँ तक संभव हो, गर्भिणी को अपने आहार में कोई एक न एक विटामिन सी के उच्च स्रोत को भोजन में शामिल करना चाहिए। बच्चों, आज के वीडियो में मैंने आपको गर्भावस्था में थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, फोलिक अम्ल और विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड की गर्भावस्था में गर्भिणी और गर्भस्थ शिशु के लिए इसकी उपयोगिता, इनके कार्य, कमी के प्रभाव, प्राप्ति के स्रोत और ICMR द्वारा इनकी दैनिक प्रस्तावित मात्रा के बारे में बताया। आशा करती हूँ इस वीडियो से आप